Hello दोस्तों, welcome back to my channel Griffin Unlocker for the third adventure of a case of identity. Let's move the video. जब हम बेकर स्ट्रीट के घर में फायरप्लेस के दोनों ओर बैठे हुए थे, शेरलॉक होम्स ने मुझसे कहा, मेरे प्यारे दोस्त, ये जिंदगी भी बड़ी अजीब चीज है। इंसान चाहे कितना भी आगे की सोच ले, लेकिन हमारी जिंदगी उससे एक कदम आगे ही चलती है। हम रोजमर्रा के आसान बातों को गहराई से नहीं सोचते। जरा सोचो, अगर हम दोनों हाथ में हाथ डालकर उस खिड़की से निकलकर उड़ सकते, इस बड़े शहर के ऊपर मंडरा सकते, सबके घरों के छतों को धीरे से खोलते और झांककर अंदर चल रहे अजीब अजीब वाक्यों को देखते, कुछ संजोग की बातें, कुछ लोगों के इरादे और उनके टकरावों के बारे में जानते, जो सालों के बाद हमें कहानियां देते, जिनका अंत तो वही घिसा पीटा बासी होता और कोई फायदा भी नहीं मिलता, पर बहुत ही मजेदार फिक्शन कहानियां बनती। मैं इस बात को नहीं मानता, मैंने कहा। न्यूज़पेपर में जितने भी केस आते हैं वो बेकार और अश्लील किस्म के होते हैं। पुलिस रिपोर्ट से जो भी कहानियां सुनने को मिलती है, उनमें भी सच्चाई कूट कूट कर भरे होते हैं, लेकिन फिर भी हमें मानना पड़ेगा कि ये सच्ची कहानियां न मजेदार होती है और न ही आर्टिस्टिक। इन कहानियों को सच दिखाने के लिए तुम्हें थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा और कुछ अपनी समझ-बूझ का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। पुलिस रिपोर्ट्स में इसी बात की तो कमी है। इन रिपोर्ट्स में मजिस्ट्रेट की बोरिंग और उबाऊ बातें ही होती है, न कि कोई डिटेल। कहानी सुनने और देखने वालों के लिए यही पार्ट तो जरूरी होता है। सिंपल कहानी में वैसा कुछ भी नहीं होता जैसा आप अंदाजा लगाकर बैठते हैं। इस बात पर मैं हंस दिया और अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं तुम्हारी बातों को समझता हूं। बेशक तुम्हारे जैसा शख्स जो तीनों कॉन्टिनेंट्स में प्राइवेट एडवाइजर की तरह हैरान परेशान लोगों की मदद करता फिरता है, उसे सब कुछ अजीबोगरीब ही लगता है। लेकिन ये देखो, आज का न्यूज़पेपर, मैंने सुबह का पेपर उठाते हुए कहा। चलो एक प्रैक्टिकल टेस्ट कर लेते हैं। ये फर्स्ट हेडिंग पढ़ता हूं, एक पति द्वारा पत्नी का शोषण। यहां आधा कॉलम इसके बारे में लिखा हुआ है, पर बिना पढ़े ही बता सकता हूं कि इसमें क्या क्या लिखा होगा। ऑफ कोर्स, इसमें होगा एक दूसरी औरत, शराब, धक्का मुक्की, फिर घूंसा, चोट, बहन या लैंडलेडी मदद को पहुंची, वगैरह वगैरह। लगता है इस आम से राइटर को इससे ज्यादा आम लिखने को कुछ नहीं मिला। वॉटसन, तुमने अपने बहस के लिए बहुत ही गलत एग्जाम्पल लिया है। होम्स ने मेरे हाथ से पेपर लेकर उसे ऊपर से नीचे नजर मारते हुए कहा। यह डंडास सेपरेशन केस के बारे में है, और जैसा कि जाहिर है, मैंने ही इससे जुड़ी कुछ बातों को सुलझाया है। इस केस में पति बिल्कुल शराब नहीं पीता, उसका दूसरी औरत से कोई लेना देना नहीं है, और शिकायत में यह था कि इस शख्स को रोज खाना खाने के बाद अपने नकली दांत को निकालकर अपने पत्नी के ऊपर फेंकने की आदत थी। अब तो तुम मानोगे कि यह कहानी लिखने वाला एक आम सोच वाला नहीं है। ये लो नस्वार सूंघ लो और मान लो डॉक्टर, तुम्हारे एग्जाम्पल में मेरी ही जीत हुई है। शर्लॉक होम्स ने नस्वार का एक पुराना सुनहरा डब्बा जिसके ढक्कन में एमेथिस्ट पत्थर जड़ा था, उसे निकाला और मेरी तरफ बढ़ाया। ये शान उसके साधारण और सिंपल लाइफ से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी, जिसे देखकर मैं बिना कुछ कहे नहीं रह पाया। उसने कहा, मैं भूल ही गया कि तुमसे कई हफ्तों से मेरी मुलाकात नहीं हुई। ये डिब्बा बोहेमिया के किंग ने आयरन एडलर केस में मेरी मदद के बदले एक यादगार के रूप में दी थी। और ये रिंग? उसकी उंगली में चमकते हीरे की तरफ देखते हुए मैंने पूछा। ये हॉलैंड के राजघराने की तरफ से है, जिनका बहुत ही नाजुक सा केस था, जिसके बारे में तुम्हें भी नहीं बता सकता, जबकि तुमने एक आध केस में मेरे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को लिखकर मेरी मदद की है। क्या अभी तुम्हारे हाथ में कोई केस है? मैंने बहुत दिलचस्पी लेते हुए पूछा। कुछ 10-12 केस है, लेकिन किसी में भी कोई बात ऐसी नहीं जो मुझे दिलचस्प लगे। तुम तो समझते हो, ये सब इंपॉर्टेंट तो है, पर बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं। ये बात जाहिर हो गई है कि जो मामले मामूली होते हैं, उनमें ही कुछ सोचने और जांचने का मौका होता है। इनसे ही तो इन्वेस्टिगेशन मजेदार बनते हैं। बड़े क्राइम्स बहुत आसान होते हैं, क्योंकि रूल के मुताबिक जितना बड़ा क्राइम, उतना ही उसके पीछे का कारण साफ होता है। मार्सेल्स ने रेफर किया हुआ एक नाजुक मामले को छोड़कर मेरे पास आए इन सारे केसेस में कोई भी मजेदार बात नहीं है। लेकिन हो सकता है कि अगले कुछ मिनटों में मेरे पास इनसे बेहतर कुछ आने वाला है, क्योंकि ये जो इस तरफ आ रही है, मुझे मेरी नई क्लाइंट लग रही हैं, या फिर मेरा अंदाजा गलत भी हो सकता है। वो अपने चेयर से उठकर खिड़की के पर्दों के बीच से नीचे की ओर हल्के रोशनी से सजी लंदन की सड़क को देख रहा था। उसके कंधों के ऊपर से झांककर मैंने देखा कि दूसरी तरफ के फुटपाथ पर एक लंबी चौड़ी औरत खड़ी थी। उसने अपने गर्दन पर फर से बना भारी सा स्कार्फ पहना था। उसकी टोपी पर घुंघराले लाल पंख लगे थे, जो डेवनशेयर की राजकुमारी के फैशन की नकल करते लुभावने अंदाज में अपनी टोपी को अपने कान के ऊपर थोड़ा सा झुकाकर पहना हुआ था। इस तामझाम के बीच वो बहुत नर्वस होते हुए और झिझक के साथ हमारे खिड़की की तरफ देख रही थी। वो कभी आगे आती और कभी पीछे वापस जाती। उसकी उंगलियां उसके ग्लव्स के बटन के साथ खेल रही थी। फिर
अचानक से कूदकर उसने सड़क को ऐसे पार किया जैसे एक स्विमर किनारे से पानी में डुबकी मारता है, और फिर हमने दरवाजे पर जोर से खटखटाने की आवाज सुनी। ऐसे हाव भाव और तौर तरीके मैंने पहले भी देखे हैं, होम्स ने अपने सिगरेट को आग में झोंकते हुए कहा। रास्ते के बीच इधर उधर करने का मतलब हमेशा एक लव अफेयर होता है। इन्हें एडवाइस तो चाहिए, पर इन्हें ये नहीं पता कि इनका मामला किसी से पूछने लायक है भी कि नहीं। कुछ बातें ऐसी हैं जिनसे हम दूर से अंदाजा लगा सकते हैं और मामलों के बीच के अंतर को पहचान सकते हैं। जैसे कि अगर एक औरत के साथ किसी शख्स ने बुरा बर्ताव किया है तो वो कभी इस तरह इधर उधर करते हुए उलझन में नहीं दिखेगी, वो तो दरवाजे की घंटी के तार को ही उखाड़ फेंकेगी। लेकिन अभी ये सब नहीं हुआ, इसका मतलब है कि ये प्यार का ही मामला है। पर यह औरत इतने गुस्से में नहीं लग रही जितना उसके चेहरे में परेशानी और हैरानी दिख रही है। चलो, हमारे सवालों और शक का जवाब देने ये आ ही गई। जैसे ही उसने अपनी बात यत्न की, दरवाजा खटखटाने की आवाज आई और नौकर ने मिस मैरी सदरलैंड के आने की खबर दी, जो उस नौकर के ही काले छोटे फिगर के पीछे ऐसे खड़ी थी जैसे मानो एक छोटी सी नाव के पीछे चौड़ा सा जहाज का व्यापारी खड़ा है। शर्लॉक होम्स ने बड़े खूबी से उनका स्वागत किया, दरवाजा खुद बंद किया और झुककर अपने मेहमान को आर्मचेयर पर बैठने का इशारा किया। उसने मिस सदरलैंड को 1 मिनट के लिए देखा, लेकिन उनके फैशन पर कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसा सिर्फ होम्स ही कर सकता था, ये तो उसकी आदत थी। होम्स ने मिस सदरलैंड से पूछा, टाइपराइटर पर काम करना क्या आपके कमजोर आंखों के लिए कुछ ज्यादा मुश्किल काम नहीं है? मिस सदरलैंड ने फट से जवाब दिया, शुरू में मुश्किल लगता था, लेकिन अब तो बिना देखे ही पता चल जाता है कि कौन सा लेटर कहा है। फिर अचानक होम्स की बात का मतलब समझने के बाद गुस्से, डर और हैरानी से ऊपर देखते हुए पूछा, क्या आपने मेरे बारे में पहले से ही सुन रखा है, मिस्टर होम्स? नहीं तो आपको इतना सब कैसे पता? बुरा मत मानिए, होम्स ने हंसते हुए कहा। बातें जानना तो मेरा काम है। जिन बातों को दूसरे लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वैसी बातों को जानने की मैंने खुद को ट्रेनिंग दी है। अगर ऐसा न होता तो आप मुझसे कंसल्ट करने क्यों आती? मैं आपके पास आई क्योंकि मैंने आपके बारे में मिसेज एथेरेज से सुना, जिनके पति को आपने तब ढूंढ निकाला था जब पुलिस और बाकी सब लोगों ने उन्हें मरा हुआ समझा लिया था। ओह मिस्टर होम्स, काश आप मेरे लिए भी उतनी ही कोशिश करते। मैं पैसे वाली तो नहीं हूं, पर मैं 1 साल में 100 पाउंड्स कमाती हूं और साथ में जो भी थोड़ा कुछ टाइपराइटर पर काम करके बनाती हूं, मैं वो सब आपको दे दूंगी अगर आप पता कर सकें कि मिस्टर हॉस्मेर एंजेल का क्या हुआ। आप इतने जल्दबाजी में कंसल्ट करने क्यों आई है? अपने उंगलियों को जोड़कर छत की तरफ नजरें कर शर्लॉक होम्स ने पूछा। यह सुनकर मैरी सदरलैंड के खाली चेहरे पर हैरानी के बादल छा गए। उन्होंने कहा, हाँ, मैं घर से तेजी से निकली थी क्योंकि मुझे ये देखकर बहुत गुस्सा आया था कि मेरे पिताजी मिस्टर विंडीबैंक के लिए सब कुछ कितना आसान था। वे पुलिस के पास नहीं जाना चाहते थे, आपके पास नहीं आना चाहते थे और कुछ और भी नहीं करना चाहते थे। वे बस ये कहते रहे कि कुछ नुकसान नहीं हुआ है, जिसे सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं सीधे उठकर आपके पास ही आई हूं। आपके पिताजी आपके सौतेले पिताजी हैं? आप दोनों के नाम अलग अलग है, होम्स ने कहा। हाँ, मेरे सौतेले पिताजी। पर मैं उन्हें पिताजी ही कहती हूं। वैसे ये बहुत अजीब और हंसने वाली बात है, क्योंकि वे मुझसे उम्र में 5 साल 2 महीने ही बड़े हैं। आपकी माँ जिंदा है? ओह, हाँ, वो जिंदा है और ठीक ठाक है। मैं बिल्कुल खुश नहीं थी जब उन्होंने मेरे पिताजी के गुजरने के फौरन बाद ही दूसरी शादी कर ली थी, वो भी ऐसे शख्स से जो उनसे 15 साल छोटी उम्र का था। मेरे पिताजी टॉटेनम कोर्ट रोड में काम करने वाले एक प्लम्बर थे। उनके गुजरने के बाद मेरी मां ने सुपरवाइजर मिस्टर हार्डी के साथ मिलकर उनके काम को संभाला। लेकिन मिस्टर विंडीबैंक के कहने पर मेरी मां ने उस बिजनेस को बेच दिया, क्योंकि मिस्टर विंडीबैंक वाइन के बिजनेस की वजह से दुनिया घूमते थे और उन्हें लगता था कि वे ज्यादा पैसे वाले हैं। उन्हें 4700 पाउंड मिले। अगर मेरे पिताजी जिंदा होते तो उस बिजनेस की कीमत कहीं और ज्यादा होती। मुझे लगा था कि इस लंबी कहानी को सुनकर शर्लॉक बेचैन हो उठेगा, पर उसने तो पूरी कहानी को बड़े ध्यान से सुनी, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। आपकी छोटी मोटी कमाई क्या उसी बिजनेस से आती है? शर्लॉक ने उनसे पूछा। ओह नहीं सर, ये अलग ही है जिसे मेरे अंकल टेड ने ऑकलैंड में छोड़ा है। ये न्यूजीलैंड के स्टॉक में है और मुझे 4.5% मिलता है। ये 2500 पाउंड की रकम है जिसे मैं इस्तेमाल तो नहीं कर सकती, पर इसका इंटरेस्ट मुझे मिलता रहता है। आपकी बातें मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, होम्स ने कहा।
मुझे यकीन है कि आपके साल भर की कमाई से आप थोड़ा बहुत घूमना फिरना और खुद के खर्चे आराम से निकाल लेती हैं। एक सिंगल औरत के लिए 60 पौंड एक अच्छी खासी रकम है। मैं उससे भी कम में गुजारा कर सकती हूँ। मिस्टर होम्स, आप तो समझ ही सकते हैं कि जब तक मैं उस घर में रह रही हूँ, मैं उन पर बोझ नहीं बन सकती, इसलिए जब तक मैं वहां हूँ, मेरे पेरेंट्स ही उन पैसों का इस्तेमाल करेंगे। बेशक, ये कुछ दिनों की ही बात है। मिस्टर विंडीबैंक मेरे इंटरेस्ट के पैसों को हर 3 महीनों में निकाल कर मेरी माँ को दे देते हैं। मैं अपने टाइपराइटिंग से जो भी कमाती हूँ, उसी से मेरा गुजारा आराम से हो जाता है। मुझे हर शीट को टाइप करने के 2 पेंस मिलते हैं और मैं दिन में लगभग 15 से 20 शीट्स टाइप कर ही लेती हूँ। आपकी पूरी कहानी मुझे समझ आ गई है, होम्स ने कहा। ये मेरे दोस्त है, मिस्टर वॉटसन, जिनके सामने आप वैसे ही खुलकर बात कर सकती है जैसा आप मुझसे करेंगी। अब आप प्लीज मिस्टर हॉस्मेर एंजेल के बारे में हमें कुछ बताइए। ये सुनते ही मिस सदरलैंड का चेहरा लाल हो गया और वो नर्वस होकर अपने जैकेट के किनारों को उधेड़ने लगी। मैं उससे पहली बार गैसफिटर्स बॉल में मिली थी, उन्होंने जवाब देते हुए कहा। मेरे पिताजी जब जिंदा थे तब वे लोग उन्हें ही ये टिकट्स भेजा करते थे और उनके गुजरने के बाद हमें याद कर मेरी माँ को टिकट्स भेज देते हैं। मिस्टर विंडीबैंक तो नहीं चाहते थे कि हम उस बॉल में जाए, पर वे तो हमें कहीं भी नहीं भेजना चाहते हैं। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं अपने स्कूल के संडे ट्रीट के लिए जाऊं, लेकिन उस पर भी वे बहुत गुस्सा करते। पर इस बार मैंने बॉल में जाने की ठान ली और मैं ऐसी कोई गलत काम नहीं कर रही थी जिसे वे रोक लेते। वे कहते हैं कि उस बॉल में जो लोग आते हैं उनके साथ जान पहचान करने की जरूरत नहीं, जबकि वहां मेरे पिताजी के सारे दोस्त आते हैं। वे ये भी कह रहे थे कि मेरे पास वहां जाने के लिए ढंग के कपड़े नहीं है, पर मेरे पास एक पर्पल कलर का महंगा ड्रेस रखा हुआ था जिसे मैंने कभी ड्रावर से निकाला ही नहीं था। आखिर में हमें रोकने के लिए उनके कोई बहाना नहीं बचा तो वे बिजनेस के लिए फ्रांस चले गए। मैं और मेरी माँ, मिस्टर हार्डी जो हमारे सुपरवाइजर थे, उनके साथ ही बॉल के लिए चले गए। वहीं मेरी मुलाकात मिस्टर हॉस्मेर एंजेल से हुई थी। मेरे ख्याल से जब मिस्टर विंडीबैंक फ्रांस से वापस लौटे होंगे तो आपके बॉल जाने पर बहुत गुस्सा हुए होंगे, होम्स ने कहा। वेल, इसे लेकर वे बिल्कुल ठीक ठाक ही थे। मुझे याद है वे हंसे थे और अपने कंधे हिलाते हुए कहा था कि औरतों को मना करना बेकार ही है, वो अपनी ही मनमानी करेंगी। आई सी, तो गैसफिटर्स बॉल में ही आप मिस्टर हॉस्मेर एंजेल से मिली थी? जी हाँ सर, मैं उसी रात उससे वहां मिली थी और अगले दिन उसने घर सही सलामत पहुंचने की हमारी खबर भी ली थी। उसके बाद मैं उससे 2 बार वॉक पर मिली, पर मेरे पिताजी के बिजनेस से लौटने के बाद उसने हमारे घर आना ही छोड़ दिया। क्या वो बिल्कुल नहीं आया? होम्स ने पूछा। वेल, पिताजी को मेरा लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं। उनका वश चले तो घर पर किसी का आना जाना ही न हो, क्योंकि उनका मानना है कि औरतों को अपने फैमिली के लोगों के साथ ही खुश रहना चाहिए। लेकिन मैं अपनी माँ से कहती कि औरतों का अपना सर्कल तो होना ही चाहिए, जो मेरे पास तो बिल्कुल ही नहीं था। लेकिन मिस्टर हॉस्मेर एंजेल ने क्या आपसे दोबारा मिलने की कोई कोशिश ही नहीं की? होम्स ने पूछा। फिर 1 हफ्ते में पिताजी का बिजनेस के लिए फ्रांस जाने की बात चली तो हॉस्मेर ने लिखा कि जब तक मेरे पिताजी चले नहीं जाते हम दोनों का न मिलना ही सही है। इस बीच हम एक दूसरे को लेटर लिखते रहे और वो तो रोज ही लिखा करता था। मैं सुबह ही लेटर ले लेती थी जिससे पिताजी को पता न चले। क्या आप तब तक उस जेंटलमैन से एंगेज हो चुकी थी? जी हाँ मिस्टर होम्स, हम दोनों के पहले वॉक के बाद ही मैं एंगेज्ड हो चुकी थी। हॉस्मेर लीडनहॉल स्ट्रीट के एक ऑफिस में कैशियर थे। और कौन सा ऑफिस? यही मैंने गड़बड़ी कर दी मिस्टर होम्स, मुझे पता ही नहीं कौन सा ऑफिस, मिस सदरलैंड ने कहा। फिर वो रहते कहाँ थे? वो अपने ऑफिस के कंपाउंड में ही सोते थे। और आपको एड्रेस नहीं मालूम? नहीं,
बस इतना कि वो ऑफिस लीडनहॉल स्ट्रीट में है। तो अपना लेटर आप किस एड्रेस पर भेजती थी? लीडनहॉल स्ट्रीट पोस्ट ऑफिस में भेजती थी ताकि वो लेटर खुद वहां से ले ले। वो कहता था कि अगर लेटर उसके ऑफिस एड्रेस में आएंगे तो उसके ऑफिस वाले उसे परेशान करेंगे कि उसे एक औरत लेटर भेजती है। इसलिए मैं भी उसकी ही तरह टाइपराइटर से लिखकर लेटर भेजना चाहती थी, लेकिन उसे मेरे टाइपराइटर वाले लेटर नहीं चाहिए थी। वो कहता था कि हाथों से लिखे लेटर से ही उसे मेरा एहसास होता है, जबकि टाइपराइटर वाले लेटर से ऐसा लगता है जैसे उसके और मेरे बीच एक मशीन है। इसी से पता चलता है कि वो मुझे कितना पसंद करता था, और भी कुछ छोटी छोटी बातें थी जो वो मेरे लिए सोचता था। ये तो मेरा भी मानना है कि छोटी छोटी बातें ही ज्यादा जरूरी होती हैं। क्या आपको मिस्टर हॉस्मेर एंजेल की कुछ और बातें याद हैं? वो बहुत ही शर्मीले किस्म का शख्स था। मेरे साथ वो दिन के बजाय शाम को वॉक करना पसंद करता था क्योंकि उसे सबके सामने दिखना अच्छा नहीं लगता था। वो बहुत ही चुपचाप रहने वाला जेंटलमैन था और बहुत ही धीमे आवाज में बोलता था। बचपन में उसके गले के ग्लैंड्स फूल गए थे, जिसके कारण उसकी आवाज कमजोर हो गई थी और वो हिचकिचाते हुए, फुसफुसाते हुए ही बोल पाता था। हॉस्मर हमेशा अच्छे और साफ कपड़े पहनता था। उसकी आंखें मेरी ही तरह कमजोर थी, जिसकी वजह से उसे काला चश्मा पहनना पड़ता था। आपके पिताजी मिस्टर विंडीबैंक जब फ्रांस चले गए, फिर क्या हुआ? फिर हॉस्मेर घर आया और कहा कि हमें मेरे पिताजी के आने से पहले ही शादी कर लेनी चाहिए। उसने मुझे मनाया और मुझसे बाइबल पर हाथ रखकर वादा लिया कि चाहे जो भी हो मैं हमेशा उसके लिए वफादार और सच्ची रहूंगी। मेरी मां ने कहा कि उसने वादा लेकर सही काम किया है और यही बात उसके प्यार का सबूत था। मेरी मां उसकी शुरू से ही तरफदारी करती थी और उससे मुझसे भी ज्यादा पसंद करने लगी थी। जब उन दोनों ने एक हफ्ते के अंदर ही शादी हो जाने के बारे में बात की तो मैंने उन्हें पिताजी की याद दिलाई, लेकिन उनका कहना था कि मुझे पिताजी की चिंता नहीं करनी चाहिए और उन्हें शादी होने के बाद ही बताना चाहिए। मां ने कहा कि पिताजी को बाद में वो मना लेंगी। ये बात मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। मिस्टर होम्स, ये सोचकर हंसी तो आती है कि मैं उस शख्स की परमिशन लूं जो मुझसे कुछ साल ही बड़े हैं, पर मैं छुपकर कुछ नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने फ्रांस के बोर्डियू में, जहां उनका ऑफिस ब्रांच था, वहां लेटर भेजा। लेकिन वो लेटर मेरी शादी वाले सुबह ही मेरे पास लौटकर आ गया। उन्हें लेटर नहीं मिला? होम्स ने पूछा। हाँ सर, लेटर पहुंचने से पहले ही वे फ्रांस से इंग्लैंड के लिए निकल पड़े थे। आह! ये तो बहुत गलत हुआ। आपकी शादी फ्राइडे के लिए फिक्स हो चुकी थी। क्या वो चर्च में होने वाली थी? हाँ सर, लेकिन बिना शोर शराबे के शादी किंग क्रॉस के पास सेंट सेवियर चर्च में होनी थी, जिसके बाद हमें सेंट पैंक्रास होटल में ब्रेकफास्ट करना था। हॉस्मेर 2 चक्कों वाली टमटम में हमें लेने आया, जिस पर 2 लोग से ज्यादा नहीं बैठ सकते थे। लेकिन मैं और मेरी मां दोनों को एक साथ जाना था, इसलिए हॉस्मेर ने हम दोनों को उसमें बिठाकर खुद वहां सड़क पर खड़ी एक कैब में बैठ गया। जब हम चर्च पहुंचे तो हमारे पीछे कैब आई। हमने हॉस्मेर के बाहर निकलने का इंतजार किया, पर वो नहीं निकला। जब कैब ड्राइवर ने बाहर निकलकर खुद चेक किया तो उसे पीछे कोई नहीं दिखाई दिया। उसने कहा कि उसे नहीं पता हॉस्मेर कैसे गायब हुआ। उसने खुद अपनी आंखों से उसे अपने कैब में बैठते हुए देखा था। ये सारी बातें पिछले फ्राइडे की हैं, मिस्टर होम्स। उस दिन के बाद मैंने उसे नहीं देखा है और न ही उससे कुछ सुना है जिससे मुझे पता हो कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। ऐसा लगता है कि आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ है, होम्स ने कहा। बिल्कुल नहीं सर, वो तो मेरे साथ इतना अच्छा था कि वो मुझे छोड़ नहीं सकता। लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन सुबह से ही वो एक ही बात दोहरा रहा था कि जो कुछ भी हो जाए मुझे उससे वफादार रहना होगा। वो ये भी कह रहा था कि अगर कुछ ऐसा हो जाए जो हम दोनों को अलग कर दें, तब भी मुझे उससे साथ किया हुआ अपना वादा याद रखना होगा, और वो भी कभी न कभी अपना वादा जरूर पूरा करेगा।
शादी के दिन ही ऐसी बात करना अजीब था, पर उसके बाद जो हुआ उससे अब समझ आ रहा है कि उसने वैसा क्यों कहा था। हाँ, समझ तो आ रहा है। तो आपका ये ख्याल है कि उसके साथ कुछ अनहोनी हो गई है? होम्स ने सवाल किया। हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। हो सकता है उसे किसी खतरे का अंदाजा हो गया था, नहीं तो वो वैसा नहीं कहता। और फिर वही हुआ होगा जिसका उसे डर था। और आपको कोई अंदाजा नहीं कि क्या बात हुई होगी? बिल्कुल नहीं। एक और सवाल, इस मामले को लेकर आपकी माँ क्या सोचती है? वो बहुत गुस्सा हुई और कहा कि मुझे दोबारा हॉस्मेर से बात नहीं करनी चाहिए। और आपके पिताजी, उन्हें आपने इस बारे में बताया? हाँ, उन्हें मुझे देखते ही लगा कि मेरे साथ कुछ हुआ है और कहा कि मुझे हॉस्मेर से जरूर कुछ सुनने को मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कोई मुझे चर्च तक पहुंचाकर ऐसे छोड़कर क्यों चला जाएगा, किसी को ऐसा करके क्या मिला होगा। अगर उसने मुझसे कोई पैसे उधार लिए होते या फिर मुझसे पैसों की खातिर शादी की होती तब फिर भी बात समझ आती, पर हॉस्मेर तो पैसों के मामले में एक इंडिपेंडेंट शख्स था और मेरे पैसों से उसे कोई लेना देना ही नहीं था। पता नहीं क्या हुआ, उसने कुछ लिखकर बताया भी नहीं। ओह, सब कुछ सोचकर मैं पागल सी हो जाती हूं और रात भर मुझे जरा सी भी नींद नहीं आती। मिस सदरलैंड ने यह कहते हुए अपना रूमाल निकाला और जोर जोर से रोने लगी। मैं इस केस को आपकी खातिर जरूर देखूंगा, होम्स ने मिस सदरलैंड से कहा और उठ खड़ा हुआ। मुझे यकीन है कि हम कोई ठोस नतीजे पर जरूर पहुंचेंगे। अब इस बात को आप मुझ पर छोड़ दीजिए और इसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। सबसे बड़ी बात, मिस्टर हॉस्मेर एंजेल को अपनी यादों से ऐसे गायब कीजिए जैसे वो आपकी जिंदगी से गायब हुआ है। तो क्या आपको लगता है मैं दोबारा उसे नहीं मिल पाऊंगी? मुझे डर है, शायद नहीं। तो उसके साथ हुआ क्या है? इस सवाल को आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मुझे मिस्टर एंजेल का एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन चाहिए और उनके भेजे हुए लेटर्स में से कुछ दे सके तो, होम्स ने कहा। मैंने पिछले सैटरडे के न्यूज़पेपर में इस खबर को छपवाया था, इसी में ही सारी डिटेल्स हैं। ये रहा उसका स्लिप और ये रहे उसके भेजे हुए 4 लेटर। थैंक यू। आपका एड्रेस? नंबर 31, लियोन प्लेस, किम्बरवेल। आपके पास मिस्टर एंजेल का कोई एड्रेस नहीं था, मैं समझ गया, पर आपके पिताजी के बिजनेस का एड्रेस? वे फेंचर्च स्ट्रीट के वेस्ट हाउस एंड मारबैंक, जो क्लैरेट के बड़े इंपोर्टर्स हैं, उनके लिए काम करते हैं। थैंक यू, आपने अपनी बात को बहुत ही साफ साफ रखा। आप अपने पेपर्स यही रख दें और मैंने आपको जो सलाह दी है उसे याद रखिए। उस घटना को एक बंद किताब की तरह बंद रखिए और अपने लाइफ पर उसका कोई असर मत होने दीजिए। आप बहुत अच्छे हैं मिस्टर होम्स, लेकिन मैं वैसा नहीं कर पाऊंगी। मैं हॉस्मेर के लिए वफादार हूं और उसके आने का इंतजार करूंगी। उटपटांग सी टोपी और खाली चेहरे को नजरअंदाज करें तो उनके सीधे सादे भरोसे ने हमें उन्हें रेस्पेक्ट करने के लिए मजबूर कर दिया था। अपने पेपर के बंडल को वहीं टेबल पर रखकर वो अपने रास्ते चल पड़ी। मिस सदरलैंड ने वादा किया कि जब भी उन्हें बुलाया जाएगा वो जरूर आएंगी। शर्लॉक अब भी अपनी उंगलियों को जोड़कर, पैरों को आगे फैलाकर, छत की ओर देखते हुए चुपचाप बैठा हुआ था। फिर उसने रैक से एक मिट्टी से बना पुराना पाइप निकाला जो उसे सोचने में उसका साथ देता था। उसे जलाया, चेयर पर बैठा और ऊपर देखता रहा। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। ये औरत काफी इंटरेस्टिंग केस है, उसने कहा। उसके घिसे-पिटे प्रॉब्लम से ज्यादा मुझे वो खुद इंटरेस्टिंग लगी। तुम्हें इसी से ही मिलता जुलता केस मेरे लिस्ट में मिल जाएगा, एंडोवर केस में, और कुछ ऐसा ही पिछले साल हेग वाले केस में हुआ था। कहानी तो पुरानी है, लेकिन एक दो बातें मेरे लिए नई हैं। जो भी हो, मिस सदरलैंड ने खुद काफी इंफॉर्मेशन हमें दे दी है। तुमने उन्हें बड़े ध्यान से पढ़ा है। मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, मैंने शर्लॉक से कहा। ऐसा नहीं है कि तुम्हें दिखाई नहीं दिया,
तुमने ध्यान नहीं दिया वॉटसन। तुम्हें पता ही नहीं किस ओर देखना है, इसलिए तुमने सारी इंपॉर्टेंट बातों को मिस कर दिया। मैं तुम्हें कभी नहीं समझा पाऊंगा कि किसी के कपड़ों के बाजू इंपॉर्टेंट क्यों हैं, अंगूठे के नाखून क्या बता रहे हैं और जूतों के लेस से कौन सी बातों का पता चलता है। अब तुम बताओ कि तुमने मिस सदरलैंड को देखकर क्या क्या मालूम किया। डिस्क्राइब करो। वेल, उन्होंने स्लेट रंग की चौड़ी बॉर्डर वाली टोपी पहनी थी जिसमें लाल रंग के पंख लगे थे। जैकेट काले रंग की थी जिसमें काले मोती सिले थे, कुछ काले गहने भी थे। उनका ड्रेस ब्राउन था, कॉफी से थोड़ा गहरे रंग का था वो, गला और स्लीव्स पर्पल था। उन्होंने ग्रे रंग के ग्लव्स पहने थे जो राइट साइड के उंगली से फटी हुई थी। मैंने उनके बूट्स नहीं देखे। छोटे छोटे गोल सोने के रिंग कानों में डाले थे और वे अच्छी खासी पैसे वाली नजर आ रही थी। शर्लाक ने तालियां बजाई और हंसने लगा। वॉटसन, तुम बहुत कुछ सीख रहे हो, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। तुमने वाकई जरूरी बातों को मिस कर दिया, पर तुम्हें तरीका सही आ गया है। खासकर रंगों पर तो ध्यान देने लगे हो। कभी भी आम बातों पर ध्यान देने के बजाय तुम्हें छोटी डिटेल्स पर ध्यान देनी चाहिए। मेरी नजर हमेशा एक औरत के कपड़ों के बाजू में होती है, और मर्दों को देखना है तो ट्राउजर के घुटनों में देखना बेहतर होगा। जैसा कि तुमने देखा, इस औरत ने जो कपड़े पहने थे उसका प्लश बाजू था जो ऐसा मटेरियल का बना होता है जिससे सुराग मिलने में आसानी होती है। बाजू घिसने की वजह से दो लाइनें बनी थीं जो तब बनती है जब एक टाइपिस्ट अपने दोनों हाथ टेबल पर रखकर टाइप करता है। वैसे हाथ की सिलाई मशीन पर काम करने से भी ऐसे ही दाग बनते हैं, पर वो सिर्फ लेफ्ट बाजू के एक कोने में होता है, उसमें चौड़ी लाइन नहीं होती जैसा कि मिस सदरलैंड के बाजू में था। फिर मैंने उनके चेहरे को देखा। उनके दोनों नाक के आसपास चश्मे के दाग थे, इसलिए मैंने उनकी आंखें कमजोर होने और टाइपराइटिंग की बात कही थी, जिसे सुनकर वो हैरान रह गई। मैं भी तो हैरान था, मैंने शर्लाक से कहा। हाँ, वो तो जाहिर सी बात है। मैं खुद भी कुछ पलों के लिए चौंक गया था। फिर मैंने उनके बूट्स देखे। दोनों पैरों में अलग अलग बूट थे। दोनों मैचिंग बूट्स नहीं थे, एक बिल्कुल प्लेन था और दूसरे में बहुत सारे डिजाइन बने थे। एक बूट के 5 में से 2 ही बटन बंद किए थे और दूसरे बूट में पहला, तीसरा और 5वां बटन बंद था। अब तुम ही सोचो, एक यंग लेडी जिसने अच्छे कपड़े पहने हैं, घर से बेजोड़ बूट्स पहनकर निकली है, वह भी आधे बटन ही बंद हुए थे। इसे समझने में कोई बड़ी बात नहीं कि ये घर से जल्दबाजी में निकली थी। और कुछ? मैंने अपने दोस्त की बातों पर अपना इंटरेस्ट दिखाते हुए पूछा। मैंने नोट किया, उन्होंने पूरी तरह तैयार होने के बाद लेकिन घर से निकलने से पहले कुछ लिखा है। तुमने भी तो देखा कि उनके राइट ग्लव के 4 फिंगर फटी हुई थी, वहां ग्लव और उंगली दोनों में ही इंक लगा था। लगता था उन्होंने जल्दबाजी में कुछ लिखा था और अपने पेन को इंक में ज्यादा ही डुबोया था। ये बात आज सुबह की ही है, वरना इंक का दाग इतना गहरा नहीं होता। ये सब बहुत छोटी बातें हैं पर मजेदार है। मुझे अपने काम में लगना है, वॉटसन। क्या तुम मुझे मिस्टर हॉस्मेर एंजेल के डिटेल्स जोर से पढ़कर सुना सकते हो, जो उस न्यूज़पेपर में छपवाया गया था? मैंने न्यूज़पेपर के कटिंग के टुकड़े को लाइट में रखकर देखा। लिखा था, मिसिंग 14 तारीख के सुबह से एक जेंटलमैन जिनका नाम मिस्टर हॉस्मेर एंजेल है, वो मिसिंग है। लगभग 5 फीट 7 इंच लंबे, हट्टे कट्टे, हल्का पीला गोरा रंग, काले बाल, सिर के बीच से थोड़े गंजे, घुमावदार गहरी मूछें, काला चश्मा और बातचीत करने में थोड़ी परेशानी। आखिरी दफा उन्होंने काले फ्रॉक जैकेट जिसमें सिल्क लगा है, काला वेस्टकोट, गोल्ड चैन, ग्रे ट्वीड ट्राउजर और ब्राउन गेटर्स वाले बूट्स पहने थे। ये लीडनहॉल स्ट्रीट में काम करते थे। जो भी इनके बारे में वगैरह वगैरह। इतना काफी है, वॉटसन, होम्स ने मुझसे कहा। जहां तक इन लेटर्स का सवाल है, इनमें कुछ अलग बात नहीं है। इनमें कोई भी मिस्टर एंजेल के लिए सुराग नहीं है, बस एक लेटर में ऑथर बाल्जाक की कही हुई कोई बात लिखी है।
इनमें एक ऐसा पॉइंट है जो तुम्हें भी पता चल जाएगा। ये तो सारे टाइपराइटर के लिखे हुए हैं, मैंने कहा। सिर्फ ये ही बात नहीं है, सिग्नेचर भी टाइप की हुई है। ये देखो, हॉस्मेर एंजेल लिखा हुआ है नीचे। यहां डेट लिखी है और लीडनहॉल स्ट्रीट के अलावा और कुछ नहीं लिखा। ये बहुत अजीब बात है। इस सिग्नेचर को देखकर हम एक बात का अंदाजा लगा सकते, अंदाजा नहीं, हम यकीन से कह सकते हैं। किस बात का? मैंने बेचैन होकर पूछा। मेरे दोस्त, क्या तुम देख नहीं पा रहे कि इस सिग्नेचर का इस केस में क्या इंपॉर्टेंस है? हो सकता है कि मिस्टर एंजेल ने सिग्नेचर जानबूझकर न लिखी हो ताकि कोई ऐसी बात न हो जिसमें वो फंस जाए। नहीं, मेरा पॉइंट ये नहीं। लेकिन अब मैं 2 लेटर लिखूंगा जो इस केस को सुलझा देंगे। एक भेजूंगा शहर के एक फर्म को और दूसरा मिस सदरलैंड के पिताजी मिस्टर विंडीबैंक को ये पूछते हुए कि क्या वो हमें यहां कल शाम 6 बजे मिलने आ सकते हैं। अच्छा है, हम उनके फैमिली के मेल मेंबर से ही बात कर लेंगे। डॉक्टर, अब हम इन लेटर्स के जवाब के इंतजार के अलावा कुछ और नहीं कर सकते। अभी के लिए हमारे इस छोटे से प्रॉब्लम को शेल्फ में रख छोड़ते हैं। मुझे मेरे दोस्त के बड़े से बड़े प्रॉब्लम को आराम से सुलझाने के पावर और उसके हैरान कर देने वाली एनर्जी पर बहुत बहुत भरोसा है। जिस केस में उसे अंदाजे लगाने के लिए कहा गया, ऐसे सिंगल मिस्ट्री केस को जिस तरह से ये संभाल रहा है, उसके हाव भाव को देखकर मुझे लग रहा है कि उसके पास जरूर कोई न कोई ठोस सबूत है। जहां तक मुझे याद है, वो एक ही केस में फेल हुआ था, बोहेमिया के किंग और आयरन एडलर फोटोग्राफ मामले में। लेकिन अब जब मैं उस साइन ऑफ फॉर केस के अजीब वाक्य की और स्टडी ऑफ स्कारलेट केस के कठिन हालात के बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता नहीं था कि मेरा दोस्त उन सब उलझनों को कभी सुलझा पाएगा। वो अपना पाइप फूंक रहा था जब मैं वहां से ये सोचता हुआ निकल आया कि जब कल शाम यहां वापस आऊंगा तो होम्स के हाथों में यकीनन सारे सबूत होंगे और मिस मैरी सदरलैंड के गायब दूल्हे के बारे में जरूर पता लगेगा। इस प्रोफेशनल केस ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया था और अगले दिन सारा टाइम मैं अपने बिस्तर पर ही बीमार की तरह लेटा सोचता ही रहा। शाम के 6 बजने ही वाले थे जब मैं फ्री हुआ और झटपट टमटम में बैठ बेकर स्ट्रीट पहुंचा। मैं थोड़ा डरा हुआ था कि कहीं मैं इतना लेट न हो जाऊं कि उस मिस्ट्री को अंत तक पहुंचाने में मेरा योगदान ही न रहे। वहां पहुंचकर मैंने होम्स को अकेले ही पाया। वो आधी नींद में था और अपने आर्मचेयर में दुबक कर बैठा हुआ था। वहीं पास में बॉटल्स और टेस्ट ट्यूब्स की कतार लगी थी जिनमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बू आ रही थी। उसने कहा कि सारा दिन वो इन्हीं केमिकल्स के साथ बिजी रहा। ऐसा करना उसे बहुत पसंद था। क्या तुमने सुलझा ली है? मैंने अंदर घुसते हुए उसे पूछा। हाँ, ये बेराइटा का बाइसल्फेट है, होम्स ने जवाब दिया। नहीं, नहीं, मिस्ट्री केस के बारे में पूछ रहा हूं, मैंने ऊंचे आवाज में उसे कहा। ओह, वो? मुझे लगा तुम इन केमिकल्स के बारे में पूछ रहे हो। उस केस में कोई मिस्ट्री नहीं है। हालांकि जैसा कि मैंने तुम्हें कल कहा था, कुछ बातें हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक ही बात की कमी है। मुझे डर है कि उस कमीने का कोई कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो था कौन? फिर उसने मिस सदरलैंड को क्यों छोड़ा? मेरे मुंह से ये सवाल निकला ही था और होम्स ने अपना जवाब देना शुरू ही किया था कि दरवाजे में खटखटाने की आवाज आई। ये मिस सदरलैंड के सौतेले पिताजी मिस्टर जेम्स विंडीबैंक है, होम्स ने कहा। इन्होंने मुझे लिख भेजा था कि ये यहां शाम 6 बजे पहुंच जाएंगे। अंदर आ जाइए। वो शख्स बहुत ही मजबूत डील डॉल वाला, मिडल साइज का और लगभग 30 साल की उम्र का लगता था। उन्होंने शेव किया हुआ था, उनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा पीला था और तीखे ग्रे रंग की आंखें थी। उन्होंने हम दोनों को ही सवाल भरे नजरों से देखा, अपनी टोपी को उतार कर साइड बोर्ड पर रखा, थोड़ा झुककर पास ही रखे चेयर पर बैठ गए। गुड इवनिंग, मिस्टर जेम्स विंडीबैंक, होम्स ने कहा। यह टाइपराइटर से लिखा हुआ लेटर जिसमें आपने मुझसे आज शाम 6 बजे का अपॉइंटमेंट लिया था,
इसे आपने ही लिखा है ना? हाँ जी सर। मैं शायद थोड़ा लेट हो गया हूं, लेकिन सब कुछ मेरे हाथों में नहीं है। आई एम सॉरी, मिस सदरलैंड ने इस मामले से आपको बहुत परेशान किया। मुझे लगता है ऐसी बातों को सबके सामने नहीं लाना चाहिए था। इसमें मेरी मर्जी नहीं थी, लेकिन उसे हर बात की जल्दी रहती है और आपने तो देख ही लिया होगा कि उसे कोई अपने काबू में नहीं रख सकता। वो जिस बात को ठान लेती है उस पर कायम रहती है। मुझे आप पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि आप पुलिस के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, पर अपनी फैमिली पर बीती ऐसी दुर्घटना के बारे में सबको बताना बिल्कुल सही नहीं है। वैसे भी ये बेकार का महंगा खर्चा है। आप इस हॉस्मेर एंजल को ढूंढ ही कैसे सकते हैं? उल्टा मुझे भरोसा है कि मैं मिस्टर हॉस्मेर एंजल को जरूर ढूंढ निकलूंगा, होम्स ने धीमे से कहा। मिस्टर विंडीबैंक ने अपने ग्लव्स गिरा दिए और कहा, यह जानकर मैं बहुत खुश हूं। होम्स बोला, यह बड़ी ही अजीब बात है कि एक टाइपराइटर के लिखावट में भी वही बात है जो एक शख्स की हैंडराइटिंग में होती है। जब तक टाइपराइटर नए होते हैं तब तक ही दो मशीन एक जैसे लिख पाते हैं, पर टाइम बीतने के साथ इनमें कुछ लेटर्स ज्यादा घिस जाते हैं और कुछ साइड से घिसते हैं। अब आप ही अपने लिखे इस नोट को देखिए मिस्टर विंडीबैंक, हर ई घिसा हुआ है और इस आर की पूंछ में गड़बड़ी है। यहां और भी 14 कैरेक्टर है जो ऐसे हैं जो साफ पता लग रहा है। हम अपने ऑफिस के सारे लेटर्स इसी टाइपराइटर से लिखते हैं, इसलिए बेशक ये थोड़ा घिस गया है, हमारे मेहमान ने होम्स की तरफ अपने चमकदार आंखों से ताकते हुए कहा। और अब मैं आपको सबसे मजेदार बात बताता हूं, मिस्टर विंडीबैंक, होम्स ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं सोच रहा हूं कि एक आर्टिकल लिखूं जिसका सब्जेक्ट होगा टाइपराइटर का क्राइम से रिश्ता। इस सब्जेक्ट पर मैंने अपना थोड़ा टाइम लगाया है। मेरे पास ये 4 लेटर्स हैं जो गुम हुए शख्स मिस्टर हॉस्मेर ने लिखे थे। ये सारे लेटर्स भी टाइपराइटर की लिखी है। हर लेटर में ई और एस घिसे हुए हैं और आर की पूंछ नहीं है। सिर्फ ये ही नहीं, आप मेरे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें, वही 14 दूसरे कैरेक्टर भी ठीक वैसे ही है जैसा आपके लेटर में है। मिस्टर विंडीबैंक अपने चेयर से उछलकर खड़े हो गए, अपनी टोपी उठाई और होम्स से कहा, मैं इन उटपटांग बातों पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अगर आप उसे पकड़ सकते हैं तो पकड़ लीजिए, जब काम हो जाए तो मुझे बता देना। मैं आपको जरूर बताऊंगा जब मैं उसे पकड़ लूंगा, होम्स ने आगे बढ़कर दरवाजे की चाबी खोलते हुए कहा। कहाँ? कब? मिस्टर विंडीबैंक ने चिल्लाते हुए पूछा। उनके होठ सफेद हो गए थे और देखकर ऐसा लगता था जैसे एक चूहा जाल में फंस गया है। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा मिस्टर विंडीबैंक, होम्स ने बड़े आराम से कहा। इस बात को आप नहीं टाल सकते। इससे ऐसे नहीं निकल सकते। ये बात तो शीशे की तरह साफ है। आपने ये कहकर गलती कर दी कि मैं एक आसान से केस को सुलझा नहीं पाऊंगा। आइए, बैठिए। इस पर बात करते हैं। हमारे मेहमान चेयर पर जोर से बैठ गए। उनकी शक्ल पर 12 बजे थे और ओएब्रो से पसीना टपक रहा था। इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती, मेहमान ने हकलाते हुए कहा। मुझे भी इसी बात का दुख है कि कार्यवाही नहीं हो सकती, लेकिन ये बात हमारे बीच की है मिस्टर विंडीबैंक। आपकी ये बहुत ही घटिया, मतलबी और बेरहम चाल थी। मैंने ऐसा अपने सामने होते हुए कभी नहीं देखा। अब मैं आपको सारी घटना एक एक करके सुनाता हूं और अगर मेरा अंदाजा गलत निकला तो मुझे बता देना, होम्स ने कहा। मिस्टर विंडीबैंक चेयर में बैठ गए, अपना सर झुकाकर अपने छाती पर ऐसे टिकाया था जैसे वो टूट सा गया है। होम्स ने अपने पैरों को फायरप्लेस के पास टिकाया, अपने हाथों को पॉकेट में डालकर अपनी बात शुरू की। लगता था मानो वो हमसे नहीं, खुद से बात कर रहा है। होम्स ने कहना शुरू किया, एक शख्स ने पैसों के खातिर खुद से उम्र में बड़ी औरत से शादी की। वो उस औरत की बेटी के पैसों पर तब तक ही मजे कर सकता था जब तक वो उनके साथ रह रही थी।
उनके लिए ये अच्छे खासे पैसे थे और इन पैसों से हाथ धोना बहुत बड़ा नुकसान था। इसलिए अपने हाथों से ये सारे पैसे निकल ना जाए, इसकी कोशिश तो करना बनता था। बेटी बहुत अच्छी थी, वो नरमदिल, केयरिंग और मिलजुल कर रहती थी। उसमें बहुत गुण थे और साथ ही थोड़ा बहुत कमा भी लेती थी। इन सब बातों के कारण साफ था कि वो ज्यादा दिनों तक अकेली नहीं रहती। पर अगर वो शादी करके चली जाती तो ऑफ कोर्स सौतेले पिता को साल के 100 पाउंड्स खर्चने को नहीं मिलते, तो इसे रोकने के लिए क्या करें? सौतेले पिता ने उसे घर में ही रखने की कोशिश की और अपनी उम्र के लोगों से मेलजोल नहीं करने दिया। जल्दी ही पिता को एहसास हो गया कि वो लंबे टाइम के लिए उसे ऐसे रोक नहीं पाएंगे। बेटी इस रोक-टोक से परेशान और बेचैन हो गई थी। वो अपने हड़ की बातें करने लगी और आखिर में अपने भले के लिए बॉल में जाने का फैसला किया। तब उसके चालाक सौतेले पिता ने क्या किया? उसने एक आइडिया निकाला जो उसके दिल से नहीं बल्कि दिमाग से निकला था। उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपना भेष बदल लिया। अपनी आंखों को काले चश्मे से ढका, चेहरे को घने मूंछों से ढक लिया, अपनी आवाज को गले की खराबी कहकर छुपाया। उस पर बेटी की कमजोर आंखों की वजह से सब कुछ और भी आसान हो गया था। वो खुद ही हॉस्मेर एंजेल बनकर बेटी से प्यार का नाटक किया ताकि दूसरे लोग उसके करीब न आए। शुरू में ये सिर्फ एक मजाक था, हमारे मेहमान ने कहा। हमें बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था कि वो इतना आगे बढ़ जाएगी। होम्स ने जवाब में कहा, मुमकिन है ये गलत है। जो भी हो, मिस सदरलैंड ने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया था। उन्हें तो लगा था कि उनके सौतेले पिताजी फ्रांस चले गए हैं। उनके मन में कोई शक नहीं था कि उनके साथ धोखा हुआ है। वो मिस्टर एंजेल से बहुत ही खुश थी। बात आगे और भी बढ़ी जब उनकी मां ने बढ़-चढ़ कर मिस्टर एंजेल की बड़ाई की। फिर मिस्टर एंजेल खुद आने लगे, जिससे ये मामला वहां तक पहुंचा जहां तक इसे खींचा गया। मीटिंग्स हुए, इंगेजमेंट हुआ। इससे ये पक्का हो गया कि लड़की अब किसी और को प्यार नहीं करेगी। लेकिन ये धोखा ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता था। फ्रांस जाने का नाटक बार बार करना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए कुछ ऐसा ड्रामा करना था जिससे ये बात हमेशा के लिए खत्म हो जाए और लड़की के मन में ऐसा असर हो कि कुछ टाइम के लिए ही सही वो किसी भी लड़के के बारे में ना सोचे। इसलिए बाइबल को सामने रखकर उससे हमेशा वफादार रहने का वादा लिया था। शादी की सुबह ही इशारा किया कि कुछ अनहोनी बात भी हो सकती है। मिस्टर जेम्स विंडीबैंक ने भी मिस सदरलैंड को हमेशा मिस्टर हॉस्मेर एंजेल के साथ जुड़े रहने की बात कही। इन्हें यकीन था कि मिस सदरलैंड कम से कम अगले 10 सालों तक किसी और शख्स के बारे में सुनना भी नहीं चाहेगी। मिस्टर विंडीबैंक मिस सदरलैंड को ज्यादा से ज्यादा चर्च तक ही ला सकते थे। उससे ज्यादा कर नहीं सकते थे, इसलिए वही पुरानी चाल चली। गाड़ी के एक दरवाजे से चढ़कर दूसरी तरफ से निकल गए। मुझे लगता है यही घटा था, मिस्टर विंडीबैंक। हमारे मेहमान महाशय अपने चेयर से उठ खड़े हुए। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और होंठ पर नकली मुस्कान थी। आपका अंदाजा सही हो सकता है या फिर गलत भी हो सकता है, मिस्टर होम्स, मिस्टर विंडीबैंक ने कहा। अगर आप इतने ही समझदार हैं तो आपको ये तो समझ होगी ही कि आप कानून तोड़ रहे हैं, मैं नहीं। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, लेकिन अगर आपने ये दरवाज़ा इसी तरह से बंद रखा तो मुझे जबरदस्ती बंधक बनाने के लिए आप पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। होम्स ने मिस्टर विंडीबैंक के लिए दरवाज़ा खोलते हुए कहा, आपने ठीक कहा, कानून से आपको घेरने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन आप जैसे बड़े गुनहगार को सजा मिलनी ही चाहिए। अगर मिस सदरलैंड का कोई भाई या दोस्त होता तो वो आपको कोड़े मारता। मिस्टर विंडीबैंक के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी और वो मुंह बिचकाए खड़े थे। होम्स ने उनकी तरफ ताकते हुए कहा, सच मानो ये मेरी ड्यूटी नहीं है, पर मेरे पास एक चाबुक रखी है, मुझे आज इसे यूज करते हुए खुशी। होम्स ने जैसे ही कोड़े मारने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए,
हाथ में चाबुक उठाने ही वाले थे कि सीढ़ियों से धमधम की तेज आवाज आई। नीचे का दरवाजा जोर से बंद हुआ और हमने खिड़की से देखा कि मिस्टर विंडीबैंक अपनी पूरी रफ्तार के साथ सड़क पर भाग रहे हैं। ये भागा कमीना, होम्स ने ठहाका मारते हुए कहा और वो फिर से अपने चेयर पर लुढ़क गया। ऐसे लोग एक गुनाह से दूसरा गुनाह करते जाते हैं और अंत में सूली पर चढ़ते हैं। चलो, इस केस में कुछ तो इंटरेस्टिंग निकला। अब मैं समझा तुम्हारी उन सारी बातों का मतलब क्या था, मैंने कहा। हाँ, जाहिर सी बात थी, मिस्टर हॉस्मेर एंजेल की अजीब हरकतों के पीछे जरूर कोई बड़ी बात थी और ये भी साफ था कि इस घटना से एक ही शख्स को फायदा पहुंच रहा था, जो थे मिस सदरलैंड के सौतेले पिताजी। फिर ये कि मिस्टर एंजेल और मिस्टर विंडीबैंक एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे, एक दूर जाता तो ही दूसरा आगे आता था, ये सब बातें एक ही तरफ इशारा करती थीं। फिर वो काला चश्मा पहनना, धीमे आवाज में बोलना, मूंछें रखना, ये सब चेहरा छुपाने की चाल थी। मेरा शक तो तभी यकीन में बदल गया था जब उन्होंने सिग्नेचर भी टाइपराइटर से किया था, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। कौन टाइपराइटर से सिग्नेचर करता है? ऑफ कोर्स, अगर वो खुद अपने हाथों से लिखते तो मिस सदरलैंड उनकी हैंडराइटिंग को पहचान जाती। ये सब अलग अलग बातें थी और भी कुछ इधर उधर की मोटी बातें थी जो सब एक ही ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन ये साबित कैसे हुआ कि ये सारे सबूत सच हैं? मैंने सवाल किया। होम्स ने अपने जवाब में कहा, मैंने जैसे ही अपने अपराधी को देखा, सच पर यकीन करना आसान हो गया। जहां ये शख्स काम करते हैं, मैं उस फर्म को जानता हूं। मैंने न्यूज़पेपर में छपे मिस्टर एंजेल के डिटेल्स को लिया और उसमें से मूंछें, चश्मे, आवाज के डिटेल्स निकाल दिए, क्योंकि ये सब ऊपरी दिखावा तो भेष बदलने के लिए हो सकता था। फिर बाकी के डिटेल्स मैंने फर्म को भेज दिया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि मेरे डिटेल्स से मिलता जुलता क्या कोई वहां आता है। इसके अलावा मिस्टर एंजेल के लिखे लेटर्स के टाइपराइटर की खामियां भी तो मुझे दिखी थी। इसलिए मैंने मिस्टर विंडीबैंक के बिजनेस एड्रेस में जानबूझकर एक लेटर भेजा कि वो मुझसे मिलने आए। और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। मिस्टर विंडीबैंक ने जवाब में जो लेटर भेजा, उसमें भी वही टाइपराइटर की खामियां निकली जो मिस्टर एंजेल के लेटर में थी। ये छोटी छोटी खामियां मिस्टर विंडीबैंक के खिलाफ बहुत ही ठोस सबूत थे। इसी पोस्ट के साथ मुझे एक और लेटर आया जो उस फर्म फेंचर्ड स्ट्रीट के वेस्टहाउस एंड मारबैंक से था। उन्होंने जवाब में लिखा था कि मेरे डिटेल्स के मुताबिक एक ही शख्स वहां काम करते थे, वो थे मिस्टर जेम्स विंडीबैंक। बस। और मिस सदरलैंड? अगर मैंने उन्हें ये सब बातें बताई तो वो विश्वास नहीं करेंगी। एक पुरानी पारसी कहावत है, एक टाइगर के बच्चे को हाथ लगाने वाले की खैर नहीं और एक औरत से उसके भ्रम को हटाने वाले की खैर नहीं है। पारसी कवि हफीज में रोमन कवि होरेस जैसी ही बात है, पूरी दुनिया का ज्ञान मिलता है। होम्स ने मुझे जवाब देते हुए कहा, Here the end of third adventure. Stay tuned for next adventure story.